हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली सोशल साइंस का फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने फ्रेंड पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इसी चैनल पे हम लोग बीपीएससी साइंस का भी से प्रैक्टिस चला रखे हैं और यूनिट एरिया का करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो फ्रेंड्स भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, ये समुद्र से जो सीमा लगती है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है वो 7,516 किलोमीटर जो है वो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई जो है वो, जैसे जैसे भारत का ये मुख्य भूमि हुआ ना, तो इस मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई जो है वो 6,100 किलोमीटर है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप द्वीप के सहित जो है वो 7,516 किलोमीटर है। जबकि भारत की स्थलीय सीमा, ये स्थलीय सीमा की रेखा जो है वो 15,200 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें से कोडाई कनाल अन्नामालाई पहाड़ी ये सही नहीं है। कोडाई कनाल पहाड़ी पटनी पहाड़ी पर स्थित है, न कि अन्नामलाई पहाड़ी पे, तो यही सम्मिलित नहीं हुआ उसको। जबकि माउंट आबू अरावली पहाड़ी पर ये सही है। उटक मंड ये जो है नीलगिरी पहाड़ी में है, ये भी सम्मिलित है। शिमला जो है वो पीर पंजाल पहाड़ी में है। ये ए बी और डी सम्मिलित है, जबकि सी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो वहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है, तो फ्रेंड्स अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती है। देखिए, ये पृथ्वी, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा ऊपर 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा। तो ये पूछ रहा है, अगर ये कर्क रेखा के स्थान पर 0 डिग्री विषुवत रेखा आ जाता तो क्या होता? तो सूर्य ज़्यादा लंबा चमकता और अधिक वर्षा होती। भारत में कर्क रेखा लगभग मध्य भाग से गुजरती है। भारत का पोजिशन यहाँ है। ठीक है, यदि मध्य भाग से भूमध्य रेखा गुजरती तो हमेशा यहाँ पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है ना, और जिससे विषुवतीय जलवायु अर्थात अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो फिर वो केरल में। कोझिकोड एक मध्यम आकार का बंदरगाह है। यह कोचीन बंदरगाह के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सबसे बड़ी द्वीप? तो फिर वो मेडागास्कर, ये भारत हो गया फ्रेंड, ये हिंद महासागर, और यहाँ पे जो फिर वो अफ्रीका का पोजीशन है। तो मेडागास्कर द्वीप जो है यहीं पे है। तो ये हिंद महासागर की सबसे बड़ी द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर में विश्व में तीसरा एवं हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। इसके बाद मेडागास्कर का स्थान है, जो कि बोर्नियो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सुमात्रा का स्थान आता है, उसके बाद लक्षद्वीप का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो फिर वो पृथ्वी सूर्य से जो है ये 1,49,60,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की परिक्रमा, ये सूर्य है ना, सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा ये दीर्घ वृत्ताकार रूप में करती है पृथ्वी, जिसके कारण सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी में परिवर्तन होते रहता है ना, यहाँ अधिक हो गया, यहाँ कम हो गया। अतः यह दूरी 3 जनवरी को जो है न्यूनतम, 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है। जबकि 4 जुलाई को जो है वो ये दूरी सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है वो अधिकतम होती है। ठीक है, तो कितनी दूरी होती है तो ये अधिकतम बताया गया है, करोड़, ये ऑप्शन ये ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका क्या है? तो फ्रेंड्स निहारिका एक तप्त गैस का गोला है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में ब्रह्मांड में वायु गतिशील एवं तप्त महापिंड माना जाता है, जो कि गतिशील होने के कारण गोल है। तो निहारिका क्या है? एक तत्व गैस का गोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर अग्नेय शैलों को निम्न किन 2 विभागों में विभाजित किया गया है? तो फ्रेंड्स उसे अंतवैधि और बहिर्वेधी में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर अग्नेय शैल को अंतवेदी एवं बहिर्वेदी में विभाजित किया जाता है, जबकि अम्ल एवं क्षार प्रधान को रासायनिक संरचना बड़े कणों एवं छोटे कणों व बड़े कणों के आधार पर तथा विस्फोटक एवं शांत प्रकार के विभाजन बहिर्वेधी चट्टान का विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स फ्लाई ऐश जो है वो सीमेंट कारखानों से उत्पन्न होता है। सीमेंट कारखानों की प्रक्रिया में कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर आदि पदार्थों का उपयोग होता है, जिसे पीसने पर फ्लाई ऐश निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है? तो फिर वो जॉर्डन नदी की घाटी। जॉर्डन नदी की घाटी विश्व की सबसे लंबी लगभग 5,000 किलोमीटर की घाटी है, जो जॉर्डन घाटी से प्रारंभ होकर लाल सागर बेसिन होते हुए है ना जाम्बेजी नदी तक है ना, कैलिफोर्निया की डेथ वैली भी समुद्र तल के नीचे भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे डैश कहते हैं, तो फिर उसे कॉलडेरा कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय जिस नली से मेग्मा आदि पदार्थ निकलते हैं तो वो उस नली के ऊपरी सिरे को ज्वालामुखी छिद्र है ना, वैल्केनो वेंट कहा जाता है। किंतु जब ज्वालामुखी छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे केटर कहा जाता है। ठीक है, जाता है जो कॉलडेरा कहलाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी लहर अधिक सक्रिय रहती है तो फ्रेंड वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में। समुद्र के भूकंपीय लहरों को सुनामी कहा जाता है। प्रशांत महासागर के लगभग चारों तरफ भूकंपीय पेटी पाई जाती है, किंतु सुनामी जबकि सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित देश जो है वो जापान है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है छोटे छोटे टुकड़ों में। मरुस्थलीय भागों में जहां पर दैनिक तापांतर अधिक होता है, बड़े बड़े कणों वाली चट्टान टूट टूट कर बिखरने लगती है तथा जिसमें छोटे छोटे टुकड़े का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? तो फिर लोहयुक्त प्रकार की चट्टानें। लोहयुक्त चट्टानों में नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया सर्वाधिक होती है, जबकि चूनायुक्त चट्टान जल के कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है, अर्थात कैल्शियम युक्त चट्टान का रासायनिक सर्वाधिक होता है, किंतु ऑक्सीडेशन की क्रिया सर्वाधिक लोह युक्त चट्टान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के समान सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं, तो फिर वो द्वीपावगिरी कहलाते हैं। देखिए, मरुस्थलीय शेलों के अपक्षयन तथा अपरदन के कारण कोमल सेल आसानी से कट जाते हैं, परंतु कठोर सेल के अवशेष भाग समान सतह से ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बढ़ जाते हैं, जिन्हें इनसेल वर्ग कहा जाता है। इन्हें बॉर्न हॉट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पर्वतीय भाग में कई घाटी हिमनद है ना नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाता है तो यह विस्तृत हिमनद कहलाते हैं। तो फिर यह विस्तृत हिमनद जो है गिरिपद हिमनद कहलाते हैं। देखिए, पर्वतीय भाग में कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर आधार पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो यह विस्तृत हिमनद को पर्वतपदीय या गिरिपद हिमनद कहते हैं। किसी विशाल क्षेत्र में हिम के लगातार विस्तार को हिम चादर या हिमद्वीपीय हिमनदी कहते हैं। ठीक है, जबकि सरिता के रूप में पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित हिमनदी को घाटी या पर्वतीय हिमनद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो फिर वो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। जिस डेल्टा का आकार चाय के समान हो चापाकार डेल्टा कहलाता है। अतः गंगा डेल्टा जो है चापाकार डेल्टा है। वही पंछी पंजाब डेल्टा जो है वो मिसिसिपी नदी का डेल्टा है। ठीक है, ज्वादरमुखी जो है वो नर्मदा और तापी नदी का डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपोज की ऊंचाई होती है। तो फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा पे है ना ट्रोपोपोज की ऊंचाई जो है वो 17 से 18 किलोमीटर होती है। देखिए, ट्रोपोस्फीयर की सीमा पर स्थित संक्रमण क्षेत्र को ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है वो 17 से 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुव में इसकी ऊंचाई जो वो 7 से 8 किलोमीटर। ये ट्रोपोस्फीयर सौमंडल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जिसका कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में संवहन तरंगों के अधिक ऊंचाई तक जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस स्थलीय धरातल में उष्मा संचार का एकमात्र साधन निम्न में से कौन सा है? तो फिर वो है चालन, है ना, कंडक्शन। है ना, देखिए, उष्मा संचरण 3 विधियों चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से होता है। ठोस में चालन द्वारा, गैस एवं द्रव में संवहन द्वारा, विष माध्यम में जो है विकिरण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम्स की स्थिति निम्न में से किस वायुदाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? तो फिर वो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित कम दाब का क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज हवाएं नहीं चलती, अतः यह शांत क्षेत्र है। इसका कारण सूर्य का प्रकाश वर्ष भर यहाँ पर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन शुष्क तथा ठंडे पवन का उदाहरण है? तो फिर वो है कौन है? तो ठंडा पवन का उदाहरण इनमें से है बिलजर्ड जो है वो अमेरिका एवं रूस के साइबेरियन क्षेत्र में चलने वाली शीतल एवं सूक्ष्म पवन है, जबकि फॉन जो है वो गर्म पवन है अल्पस पर्वत क्षेत्र का। सांता आना जो है वो भी गर्म पवन है कैलिफोर्निया क्षेत्र के। वही हमर टट्टन जो है गर्म पवन है ना, कैलिफोर्निया अमेरिका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीप के पश्चिमी भाग में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो फिर वो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार दोनों गोलार्ध में है ना 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यह जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं शीत ऋतु में पछुआ पवन पेटी में आने के कारण वर्षा होती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं वो 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र रहता है। भूमध्य सागर के चारों तरफ के देश, ठीक है, दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिमी भाग
दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ नदी और उस नदी पे परियोजना दिया हुआ है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे जो है वो नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक है, कृष्णा नदी। सतलज नदी भाखरा नागर बांध, ठीक है। महानदी जो है वो हीराकुंड उड़ीसा में है। भागीरथी जो है वो टिहरी उत्तरांचल या उत्तराखंड, ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वाधिक पत्तन है? तो फिर वो गोवा राज्य का है ना, माम गोवा है ना, गोवा राज्य लौह अयस्क उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात करता है ना। मार्म मार्म गोवा गोवा राज्य का पत्तन है जो सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करता है। कोची है ना, ये कोची जो है वो गर्म मसाले एवं नारियल का निर्यात करता है यहाँ के बंदरगाह से, ठीक है। जबकि बम्बई जो है वो पेट्रोलियम एवं रसायन का मुख्य निर्यातक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो फिर वो कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम जल प्रपात शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी का कर्नाटक राज्य में कर्नाटक तथा तमिलनाडु के संयुक्त सहयोग से स्थापित है। यह भारत का प्रथम परियोजना है जिसे वर्ष 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया तथा सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में इसी से जल विद्युत प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स 1964, ये 1965 ले सकते हैं। 1964 में बक्सर के युद्ध के बाद है ना, जब 1965 में इलाहाबाद की संधि हुई थी है ना, तो बंगाल का पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। वर्ष 1917 ईस्वी में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी नील के किसानों की समस्या के समाधान को लेकर सत्याग्रह प्रारंभ किए। अंततः ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के समक्ष झुकना पड़ा। गांधी जी के इन संघर्ष एवं त्याग को देखते हुए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? तो फिर वो दीन बंधु मित्र। बंगाल का नील आंदोलन शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। इन्होंने अपनी खेतों में नील उगाने के लिए बात करते थे। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह करते हुए नील की खेती बंद कर दी। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण है ना, नील दर्पण में किसानों की शोषण का बड़ी बारीकी से वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो फ्रेंड्स वो है बंगाल का नील विद्रोह। नेक्स्ट कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो नाना साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? तो फिर वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो शाहजहां के शासनकाल को। मुगलकालीन इतिहास में स्थापत्य कला की दृष्टि से मोहम्मद शाहजहां का काल जो है वो स्वर्ण काल माना जाता है। उसके द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल, दिल्ली का तख्ते ताऊद आदि जो है दर्शनीय कृत है ना, लाल किला, जामा मस्जिद है ना, इसी सब के काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के WC बनर्जी जो वो प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। यह प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञात था? तो फिर वो शिकार विषय का ज्ञात था। प्राचीन पाषाण काल के हथियारों के अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की बेलंग घाटी तथा मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। इस काल का मानव जो है आग से अभिज्ञ था है ना, अनभिज्ञ था। कृषि कर्म तथा पशुपालन से विमुख मानव पूर्णतः आखेटक का जीवन जीता था। आखेटक मतलब होता है शिकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। इनके नाम थे मेगास्थनीज, डेमेकस और कौन था? तो डायोनियसस। देखिए यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा एवं अपने अध्ययन में इंडिका की रचना की। सीरिया नरेश एंटियोकस का दूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, ये डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस जो किसी नरेश टोमली मिलाडेल्फस का राजदूत था और मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए आईहोल परस्तर लेख यह पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। जूनागढ़ शिलालेख जो है रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। नासिक का गुहा लेख जो है वो उस्वदत्त है ना, उस्वदत्त, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो अस्कदगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के तहत
वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाटी अवस्थित है? तो फिर वो लोथल मतलब बंदरगाह पोत के बारे में कह रहा है। गुजरात के काठियावाड़ स्थित लोथल तत्कालिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जहाज़ों को गोदी से नाव के अवशेष मिले हैं। यहाँ जहाज़ों की गोदी से नाव के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज जो है वो 1957 ईस्वी में SR राव ने की। यहाँ फारस के मोहर भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो फिर वो तमिलनाडु। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख में प्रमाणित होता है कि उसके शासन अंतर्गत 5 प्रांत थे। तो फिर एक था उत्तरापंथ जिसे तक्षशिला कहा गया, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोसली ना राजधानी, दक्षिणापंथ मतलब स्वर्णगिरी, ठीक है, जबकि प्राची है ना, जिसे प्राची जो वो पाटलिपुत्र, तो फिर शामिल नहीं था। तो फिर इसमें ये जो है तमिलनाडु शामिल नहीं था, बाकी अब अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बंगाल ये सब शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। अशोक स्तंभ लोरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि बिहार के चंपारण में पड़ता है। उसके बाद सांड वाली राजधानी जो है रामपुरवा, ठीक है। उसके बाद लोमरसी गुफा जो है वो बरबर हिल्स है ना, बरबर हिल्स में है। और छिद्रयुग स्तूप जो है वो रोपड़ हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक्तियों राष्ट्रकूट प्रतिहार एवं पाल के आपसी दृढ़ का केंद्रीय शहर था। तो फ्रेंड्स वो केंद्रीय शहर क्या था? तो कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज आयुधत्त शासक इंद्रायुध को परास्त किया। तत्कालीन कन्नौज राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिहार नरेश, वत्सराज, पाल नरेश, धर्मपाल और राजपूत नरेश ध्रुव संघर्ष रहे। अंततः ध्रुव को सफलता मिली। तो कन्नौज के लिए जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल के बीच चलता रहा और पाल नरेश जो है राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव जो है इसमें सफलता प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो फिर वो 17 बार सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के विजयनगर राज के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे? तो फिर वो बहमनी राज के सुल्तान थे, उत्तरमनी राज के सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन किस भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ है? तो फ्रेंड वो राम और कृष्णा, ए बी दोनों हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की गति प्रदान करने वाले संतों में राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण भक्त सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म तालवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो फिर वो 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे। सिख संप्रदाय के संस्थापक संत गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पश्चिम तावलवंडी नामक ग्राम में कालू मेहता के घर हुआ। यह स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था, तो फ्रेंड्स वह भूभाग फैला था दिल्ली और आगरा तक। देखिए 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर की सेना ने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर भारत में मुगल वंश को स्थापित किया। मुगल सत्ता के अंतर्गत जो है दिल्ली तथा आगरा भी सम्मिलित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त तैरती विनिमय दरों की प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच समायोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के द्वारा, घरेलू करेंसी के मूल्य ह्रास के द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? तो फिर वो है रॉल तेबिस, हेंस सिंगर, गुन्नार मिडल, उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए रॉल प्रोबिस, हेंस सिंगर तथा गुनाट मिडल जैसे अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कड़ी आलोचना की। इनका मत है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड्स भारत में पहली कृषि जनगणना 1961-62 में हुई थी। नेक्स्ट, गिनीफ वस्तुओं के लिए आय प्रभाव। फ्रेंड्स गिनीफ वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। गिनीफ वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसका आश्रय यह है कि ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग घटती है, जबकि समान वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव धनात्मक होता है। इसका आश्रय यह है कि ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तु की मांग भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का बेहतर सूचक है? तो फ्रेंड्स प्रति व्यक्ति राष्ट्र आय में वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास का बेहतर सूचक होता है। नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता, तो फ्रेंड्स अधिकतम हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल के उपभोक्ता बजट का बचत की
धारणा में मान्यता है? तो फिर वो पूर्ण प्रतियोगिता की, मार्शल की उपयोगिता बजट की धारणा में मान्यता है। नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है अमेरिकी गणितज्ञ एंट जिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जिन भूमि पर शून्य लगान मिलता है उसे कहते हैं? तो फिर उसे सीमांत भूमि कहते हैं। अपने सिद्धांत की व्याख्या के लिए रिकार्डो इस धारणा को लेकर चलता है कि भूमि लगान रहित भी होती है। ऐसी भूमि को वह सीमांत भूमि कहता है। इसका कारण यह है कि ऐसी भूमियां केवल उत्पादन की लागत को ही पूरा कर पाती है। लागत सीमांत और अधिसीमांत भूमियों का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है? तो फ्रेंड्स, मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम है? तो फ्रेंड्स, ग्रेशम का नियम है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह ग्रेशम का नियम है। ब्रिटेन की महारानी ने जब कटी फटी पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करवाने के लिए नई मुद्रा का प्रचलन करवाया तो परिणाम यह हुआ कि नई मुद्रा चलन से बाहर हो गई और पुरानी मुद्रा प्रचलन में आ गई। इस पर महारानी के आर्थिक सलाहकार ग्रेशम, है ना, ग्रेशम ने कहा कि लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि अच्छी चीजें वे अपने पास रखें। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है? तो फिर वो क्या तो आंतरिक बजटें और बाह्य बजटें उपयुक्त दोनों जो है श्रम विभाजन विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है? तो फिर वो श्रम विभाजन रहा है। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु श्रम विभाजन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन का विनियम से अविभाज्य संबंध है। ठीक है, जिसमें मुद्रा एवं मूल्य का विवेचन किया जाता है। इसके साथ साथ श्रम विभाजन में समाज के सदस्यों में परस्पर संबंध स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घाटे की पूर्ति हेतु निम्न उपाय का सहारा लिया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, वो आरबीआई से अल्पकालीन ऋण लेकर। देखिए, बजटरी घाटे की पूर्ति सरकार रिजर्व बैंक के पास से नकदी की निकासी अथवा एडहॉक ट्रेजरी बिल के आधार पर रिजर्व बैंक से प्राप्त करती है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है, यह भी कह सकते हैं कि बजटरी घाटा बराबर रिजर्व बैंक से नकदी की निकासी प्लस 90 दिन के ट्रेजरी बिल में वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती हैं? फिर वो राजस्व कर केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती हैं, जबकि संपत्ति कर, आय कर, है ना, आयात निर्यात कर ये जो है केंद्र सरकार लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, कुल आय बराबर बिक्री इकाई इंटू औसत आगम, ये जो है वो कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण नीति किस अवस्था का अंग है? तो फ्रेंड्स, ऋण नीति जो है वो राजकोषीय अवस्था का अंग है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित बैंकिंग संस्थाओं में से सबसे पहले किसका स्थापना हुआ था? तो फिर एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। नबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था और आरआरबी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई की दृष्टि में द्वैध अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र अधिक श्रम को खपा लेता है बशर्ते कि क्या होता है फ्रेंडो, निर्यात क्षेत्र की श्रम आपूर्ति लोचदार हो। ठीक है, पूंजी मूलक अधिशेष उत्पन्न हो रहा हो और उसका पुनर्निवेश किया जा रहा हो। तो फिर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। देखिए, लुईस की दृष्टि में द्वैध अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र अधिक श्रम खपा लेता है बशर्ते कि निर्वाह क्षेत्र की श्रम आपूर्ति लोचदार हो। ठीक है, पूंजी मूलक अधिशेष उत्पन्न हो रहा हो और उसका पुनर्निवेश किया जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक हैं? तो फिर वो हिक्स अर्थशास्त्री है, इसकी पुस्तक है कैपिटल एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो क्या होता है ना, एक विलासिता होता है। तो वस्तु एक विलासिता होता है। देखिए, विलासिताओं के बारे में मांग की आय लोच का गुणांक धनात्मक परंतु ऊंचा होता है। आवश्यकताओं के लिए आय लोच का गुणांक धनात्मक परंतु नीचा होता है। सुविधाओं के लिए आय लोच का गुणांक इकाई होता है। ठीक है। घटिया वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच का गुणांक ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए ग्रामीण गरीबों को उत्पादन पूंजीगत साधन प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। देखिए, क्या है ना, संबंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों, खेतहर मजदूरों तथा ग्रामीण दस्तकारों की सहायता करना था। ठीक है। आयोजकों के अनुसार समाज में ये लोग गरीब थे।
क्योंकि इसके पास न तो कोई उत्पादन परिसंपत्तियां थी और ना ही कौशल। इस प्रकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो इन लोगों को नई परिसंपत्ति प्रदान करने की व्यवस्था थी, ताकि इन परिसंपत्तियों के माध्यम से जीविका उपार्जन के लिए आय जुटा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है नियंत्रित मुद्रा विस्तार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्य कार्य है। तो फ्रेंड्स, ग्रामीण शाखा संचालन करना नाबार्ड का मुख्य कार्य है। संबंधित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड सभी प्रकार के उत्पाद, विनियोग, कृषि, छोटे उद्योग आदि को वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। यह राज्य सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक तथा रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता अन्य वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। कौन? तो नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें राज्य की के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, रक्त संबंध, युद्ध, धर्म, राजनीतिक चेतना में जो है वो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार न तो राज्य की उत्पत्ति के विशेष समय का पता लगाया जा सकता है, न ही किसी विशेष कारण का। यह विभिन्न तत्वों के आधार पर युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ, ठीक है, जिनमें सौजन समूह धर्म, युद्ध, है ना, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना की विशेष भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताइए। तो फिर वो अंतर बताया है किसने? तो A.B. डायसी ने बताया है। डायसी के शब्दों में विविधता जो प्रभु सत्ताधारी को मान्यता देते हैं, उनके पीछे एक दूसरा प्रभु सत्ताधारी रहता है, जिसके सामने कानून प्रभु सत्ताधारी को झुकाना पड़ता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया है? तो फिर वो रूसो ने तत्कालीन इच्छा और तात्विक इच्छा में अंतर किया। तत्कालिक इच्छा मनुष्य के स्वार्थ और तत्कालीन सुख या लाभ पर आधारित है। तात्विक इच्छा सबके हितों और मनुष्य के परम हित से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो फ्रेंड्स, इनमें से जो है वो देखिए, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ये जो है वो नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 है 48 क में वर्णित है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकता है। तो फिर वो क्या है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, है फ्रेंड्स। देखिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, यह मत था लॉर्ड एक्टन का, ठीक है। लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले ने समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी माना है। नेक्स्ट, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? फिर वो विशेषाधिकार का। देखिए, समाज में समानता विशेषाधिकार का अभाव है। समान में सिद्धांता का जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। तो फिर वो लोकतंत्र। राजनीतिक समानता की अभिप्राय है अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। हर व्यक्ति को शासन के कार्य में राजनीतिक समानता लोकतंत्र का मुख्य तत्व है, ठीक है। तो आज हम लोग का बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का फ्रेंड हम लोग ये सोशल साइंस का 11वां सेट प्रैक्टिस यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो फ्रेंड, प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।